गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8th का जो 10th चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है वो आपने 7वीं क्लास में भी पढ़ा था। ये 15वां चैप्टर था आपका 7वीं क्लास में। तो उसमें हमने पढ़ा था ठोस के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी और अब हम इनके बारे में कुछ और बेसिक को पढ़ेंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ठोस जो आकृतियाँ होती हैं वो हमारे पास होती हैं त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? जिनकी 3 विमाएँ हों। कहने का मतलब उसे मापने के लिए हम 3 तरीके लगा सकें। जैसे हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ें उसमें मापी जा सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ। द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? वो आकृतियाँ जिन्हें हम सिर्फ 2 तरह से ही माप सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई के रूप में, उन्हें हम कहते थे द्विविमीय आकृतियाँ। द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं वृत्त है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज है। ये सारे क्या हैं? द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं। और त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे हमारे पास ये कमरा है, डाइस है लूडो वाला, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास माचिस है, हमारे पास बुक्स हैं। ये सारे क्या हैं? ठोस आकृतियाँ हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, जिन्हें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में माप सकते हैं। तो ये हमारे पास इनके लिए कुछ दृश्यों को दर्शाया गया है और इनमें हम पढ़ेंगे किसी भी ठोस के दृश्य के बारे में। तो सबसे पहले हम 10.1 का पहला प्रश्न लेंगे जो आपके बोर्ड पे आ रहा है। इसने कहा है कि हमारे पास दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। तो हमें बताना है कि जो हमें ये दृश्य दिए हैं वो किसके साथ मिलान खा रहे हैं, वो हमें मिलान करके बताना है। इनमें से एक आपके लिए किया गया है, तो एक को इसने मिलाया है। तो हमारे पास जो मान दिया है पहला ए पार्ट, उसमें हमें दी है एक बोतल। बोतल को सामने से देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी? सामने से दृश्य वो दिखाई देगा 3 नंबर का दृश्य जिसमें बोतल बनाई हुई है। तो 3 नंबर इसका आंसर है। पहले को 3 से मिलाना है ए पार्ट को। फिर ऊपर से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? ऊपर से जब हम देखेंगे तो चौथे पॉइंट जैसे दिखाई देगी। ये हमारा पहले को हम ए को हमें मिलाना है तीसरे से, सामने से दृश्य है। फिर जो ऊपर से दृश्य है उसे हमें मिलाना है चौथे से। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट जो दिया है वो है एक बाट। ये जो बाट दिया है, इस बाट को हमें देखना है कि जब ये सामने से दिखेगा तो कैसा दिखाई देगा, और अगर हम इसे अगर ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। तो अगर हम सामने से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा? पहला जो दृश्य दिया है वैसा ये दिखाई देगा। एक आयत दिखाई देगा और साइड वाले दोनों भाग थोड़े थोड़े दिखाई देंगे। तो ये हमारे पास सामने का दृश्य आ गया। पहले से मिलाना है इसे बी को। फिर ऊपर से दृश्य में जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये 5वें पार्ट जैसा दिखाई देगा, 5 किलोग्राम जहाँ पे लिखा हुआ है। तो बी को हमें पहले मिलाना है पहले से, फिर हमें मिलाना है 5वें पार्ट से। तो दूसरा पार्ट हमारा हो गया। फिर हमें सी पार्ट दिया है। सी पार्ट में हमें दिया है एक फ्लास्क। फ्लास्क जो हमें दिया है, जब हम उसे सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सामने से दृश्य में चौथा पॉइंट इसको मिलान करना है। तो सी को किससे मिलाना है? चौथे पॉइंट से। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये कैसा दिखाई देगा? ऊपर से ये दूसरे पॉइंट जैसा दिखाई देगा। इसका जो धागा है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं डोरी से। तो ये जो डोरी है वो दूसरे में दिखाई गई है, तो ये हमारे पास दूसरे जैसा दिखाई देगा। तो हमें सी को किससे मिलाना है? चौथे से। फिर हमें किससे मिलाना है? दूसरे से। उसके बाद में डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें दिया है चाय का कप और प्लेट दोनों दिए हैं। जब हम इसे सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा 5वें पॉइंट जैसा। सामने से दृश्य में किससे मिलाएंगे इसे? 5वें से। और जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये कैसा दिखाई देगा? ऊपर से ये दिखाई देगा तीसरे पॉइंट जैसा, जिसमें चाय प्लेट है और उसके अंदर कप रखा हुआ है। तो ये तीसरे पॉइंट से इसे मिला देंगे। तो डी पॉइंट को किससे मिलाना है? डी को पहले मिलाना है 5वें से, फिर इसे मिलाना है चौथे से।
तो हमारा डी पॉइंट हो गया। अब हम ई पार्ट को देखें तो ई पार्ट में एक डिब्बा दिया हुआ है। जब हम इसे सामने से देखेंगे तो ये दूसरे जैसा दिखाई देगा। तो डी को ई को हमें किससे मिलाना है? दूसरे पॉइंट से। और जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो पहले पॉइंट जैसा दिखाई देगा, तो इसे हम किससे मिला देंगे? पहले पॉइंट से। तो ई पॉइंट को पहले मिलाना है दूसरे से और फिर मिलाना है हमें पहले पॉइंट से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है इसने, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान हमें करनी है। तो डायग्राम हमें सभी दिए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। हमें ये बताना है कि पहला डायग्राम है वो कहाँ से देखा गया है, सामने से, साइड से, पार्श्व से या फिर ऊपर से। तो हमें वो आकृति बतानी है कि कहाँ से देख करके बनाई गई है। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट दिया है, जो हमें अलमारी दी है, उसका जो पहला पॉइंट है वो दिखाया गया है सामने से। तो पहले का आंसर क्या है? सामने से। फिर दूसरी जो दिखाई गई है वो है पार्श्व से। तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या है? पार्श्व से। तीसरा दिखाया गया है ऊपर से। तो इसका तीसरे का आंसर क्या है? ऊपर से। फिर बी पार्ट में हमें माचिस की डिब्बी दी हुई है। माचिस की डिब्बी को जब हम देखें तो इसने जो आकृतियां दी हैं, पहली आकृति जो दी है वो हमें दी है पार्श्व से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्व से। दूसरी आकृति दी है सामने से। तो दूसरे का आंसर सामने से। तीसरी जो आकृति दी है वो है ऊपर से। तो तीसरे में लिख देंगे ऊपर से। फिर हमें सी पार्ट दिया है। सी पार्ट में दिया है एक टेलीविज़न। टेलीविज़न को अगर हम देखें तो टेलीविज़न को जो पहली आकृति दी गई है वो बनाई गई है सामने से। तो पहले का आंसर क्या है? सामने से। दूसरी आकृति बनाई गई है पार्श्व से और तीसरी आकृति बनाई गई है ऊपर से। तो पहले का आंसर सामने से, फिर पार्श्व से, फिर ऊपर से। फिर डी में हमें दी हुई है एक कार। अब ये जो कार दी हुई है, कार के लिए जो पहली आकृति बनाई है वो बनाई है सामने से। तो पहले का आंसर सामने, दूसरा है पार्श्व से और तीसरा है ऊपर से। तो ये आकृतियों के लिए हमने नाम लिख दिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं? दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व से दृश्य की पहचान कीजिए। तो जो हमें ठोस दिया है उसके लिए हमें ये दृश्य बताने हैं कि किस तरफ से ये बताए गए हैं। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया है वैसे ही ये करना है। तो ए पार्ट जो हमें दिया है इसमें हमारे पास सामने का, पार्श्व का और ऊपर का हिस्सा बताया हुआ है। कौन सा है? तो जो अगर हम पहला पार्ट देखें तो पहले जो आकृति इसमें दी है ये बनाई है ऊपर से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर से। दूसरा सामने से और तीसरा पार्श्व से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर से, फिर दूसरा सामने से, फिर तीसरा पार्श्व से। फिर हमारे पास जो आकृति दी है इसमें हमें 3 डायग्राम दिए हैं। इसमें से पहला जो बनाया गया है, पहला बनाया गया है पार्श्व से। पहला क्या है? पार्श्व से। दूसरा हमारे पास है सामने से, क्योंकि 3 डिब्बे सामने दिखाई देंगे। उसके बाद में जो तीसरा है वो है ऊपर से, क्योंकि उसमें 4 डिब्बे दिखाई देंगे। फिर हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में जो हमें दिया है उसके लिए हमें बताया है, पूछा है इसने 3 डायग्राम के लिए कि ये कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो पहली जो आकृति बताई है वो बनाई है इसने ऊपर से, क्योंकि ऊपर से सिर्फ 2 ही डिब्बे दिखाई देंगे। फिर हमारे पास है दूसरी आकृति, 3 डिब्बों के लिए 3 डिब्बे इसके दिखाई देंगे पार्श्व से। तो ये पार्श्व से। फिर हमारे पास 4 डिब्बे दिए हैं, ये कहाँ से आएंगे? ये दिखाई देंगे सामने से। तो ये हमारे पास इसका आंसर है सामने से, तीसरे का। फिर डी पार्ट में हमें जो आकृति दी है उसके लिए सामने, पार्श्व और ऊपर के भाग दिए हुए हैं। जब हम इसे पार्श्व से देखेंगे तो पहली आकृति बनेगी। तो पहली आकृति का आंसर क्या है? पार्श्व से। फिर दूसरी आकृति हमें दी हुई है सामने से और तीसरी आकृति दी हुई है ऊपर से। फिर हमारे पास जो ई पार्ट दिया है, ई पार्ट में हमें जो दिया है इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये पहली आकृति बन रही है ये बनाई है इसने सामने से। कहाँ से बनाई है इसने? सामने से। फिर हमारे पास जो ऊपर वाली आकृति, दूसरी आकृति बनाई है, ये दूसरी आकृति बनेगी हमारी ऊपर से।
दूसरी आकृति कौन सी है, ऊपर से, और तीसरी आकृति क्या है, ये है हमारी पार्श्व से। तो सामने से, ऊपर से और पार्श्व से, ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथे प्रश्न में हमें जो डायग्राम दिए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। क्या दिया है, दी गई वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व से दृश्य और ऊपर से दृश्य हमें बताने हैं कि ये किस प्रकार के दिखाई देंगे। तो हमें जो पहली आकृति दी है वो दी है हमें एक झोंपड़ी दी है, एक फौजी तंबू दिया है। ये हमें बताना है कि ये किस प्रकार का दिखाई देगा अगर हम इसे सामने से देखते हैं, पार्श्व से देखते हैं और ऊपर से देखते हैं। तो हमारे पास जो ये आकृति दी है उसके लिए हम इसके डायग्राम बनाएंगे तीनों। प्रश्न नंबर 4, अगर हम इसे सामने से देखते हैं, सामने से, तो हमारे पास ये बनेगा एक त्रिभुज के आकार का, बीच में एक लाइन और खींची गई है। फिर अगर हम देखें इसे पार्श्व से, पार्श्व से पूछा है तो फिर हम देखेंगे इसे पार्श्व से। पार्श्व से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक पर्दा दिखाई देगा साइड का, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये हमारे पास बन गया पार्श्व से। और उसके बाद में हमारे पास है ऊपर से। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास दोनों पर्दे दिखाई देंगे, कुछ तिरछे, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी, आयत सा दिखाई देगा और बीच में थोड़ा सा भाग उभरा हुआ दिखाई देगा। ये आकृति हमें ऊपर से दिखाई देगी। ये हमारे पास जो डायग्राम है, पहला डायग्राम ए पार्ट, उसके आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसके लिए बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमारे पास जो आकृति दी है वो है एक मेज। तो मेज के लिए हम सामने से और पार्श्व से और ऊपर से जो आकृति बनेगी वो बना करके बताएंगे। तो सामने से अगर हम देखेंगे तो सामने से कुछ इस प्रकार की आकृति ये बनेगी। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाएगी। ये हमारे पास बनेगी सामने से, ये आकृति सामने से आ गई। पार्श्व से देखेंगे तो भी इसी प्रकार की आकृति बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति फिर से बना देंगे। क्या बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया पार्श्व से। अब हमारे पास जो इसके ऊपर से देखेंगे तो इसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो ऊपर वाले हिस्से में है एक वर्ग या आयत कुछ भी, तो ये हम इस प्रकार का वर्ग या आयत बना देंगे। तो ये आकृति इसकी बन जाएगी ऊपर से। तो हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा बी पार्ट था। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। तो सी पार्ट में हमें दिया है इसने एक नट। तो नट के लिए हमें सामने से, पार्श्व से और ऊपर से आकृति बनानी है। तो हमारे पास सी पार्ट में है नट। जब इसे सामने से देखेंगे तो हमें एक आयत और इसके दोनों तरफ थोड़े थोड़े भाग दिखाई देंगे कुछ इस तरह के। तो ये सामने से आ गया। उसके बाद इसने कहा है पार्श्व से। पार्श्व से देखेंगे तो भी इसी तरह की आकृति दिखाई देगी, क्योंकि जो नट है वो चारों तरफ से एक जैसा होता है। उसके बाद में हमारे पास जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा षटभुज। तो यहाँ पे बना देंगे हम षटभुज। कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दो षटभुज दिखाई देंगे क्योंकि बीच में भी षटभुज होगा इसके। तो इस तरह की आकृति हमें दिखाई देगी नट की जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो। उसके बाद में डी पार्ट हमें दिया है षटभुजाकार ब्लॉक। डी पार्ट में हमें क्या दिया है, षटभुजाकार ब्लॉक। तो इसके लिए हम बनाएंगे जो इसके सामने से भाग बनेगा। जब इसे हम सामने से देखेंगे
तो इसमें हमारे पास भुजाएं कितनी हैं, इसमें भुजाएं 6 हैं, तो ये बनेगा षटभुज। तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी। तो ये हमारे पास बन गया सामने से। फिर हम पार्श्व से देखेंगे तो पार्श्व से हमारे पास एक आयत बनेगा और इसके ऊपर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें दिखाई देगा। कुछ इस तरह की आकृति हमारे पास बनेगी। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से भी कुछ इसी प्रकार की आकृति हमारे पास बनेगी। आयत, एक भाग ऊपर की तरफ और एक भाग दिखाई देगा इसका नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास ऊपर से आकृति बन गई है। तो हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे। तो ई पार्ट में हमारे पास जो मान दिए हैं, इसने जो नाम दिया है, जो आकृति दी है, जो ठोस दिया है, वो है एक पासा ई पार्ट में। तो अगर हम इसे सामने से देखते हैं तो इसमें कितने बिंदु दर्शाए गए हैं, 3। तो वर्ग में हम 3 बिंदु दर्शा देंगे। तो यह आकृति बन जाएगी। उसके बाद में हमारे पास जो पार्श्व से देखेंगे तो पार्श्व से कैसा दिखाई देगा, पार्श्व वाले भाग में कितने बिंदु दर्शाए गए हैं, 1। तो वर्ग में हम दर्शा देंगे 1 बिंदु। और ऊपर से जो देख रहे हैं तो उसमें कितने दर्शाए हैं, 2। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो आकृति बनेगी वो वर्ग ही बनेगी और इसमें बिंदु कितने हो जाएंगे, 2। ये हमारे पास आ गया ई पार्ट के लिए। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में हमारे पास जो आकृति दी है वो है, हमारे पास कुछ बॉक्स दिए गए हैं। एफ पार्ट अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। 2 डिब्बे एक साइड और 1 डिब्बा इसके साथ और कुछ इस तरह की आकृति हमारे पास बन जाएगी। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे, पार्श्व से देखेंगे, तो पार्श्व से इसके लिए हमारे पास 2 डिब्बे एक साइड बन जाएंगे। अब की बार डिब्बे बनेंगे इस साइड और 1 डिब्बा इस साइड और बन जाएगा। उसके बाद में जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हमें देखेंगे तो हमारे पास ये पहले जैसा दिखाई देगा। 2 डिब्बे इस साइड और 1 डिब्बा साइड में। तो ये हमारे पास ऊपर से आकृति बन गई है। तो हमारी जो पहली 10.1 थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। 10.2 आपको खुद करनी है क्योंकि उसमें कुछ मैप बनाने हैं। आपके स्कूल का मैप बनाना है, आपके घर का मैप बनाना है, स्कूल से घर आने का मैप बनाना है, वो आपको खुद करना है। और जो पहला प्रश्न उसमें दिया है 10.2 में, उसमें हमें रंग भरने हैं। तो रंग आपको खुद उसमें देख करके भरने हैं। तो जो हमारी 10.1 और 10.2 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 10.3 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो हम 10.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जो 10.3 प्रश्नावली हैं उसमें हम पढ़ेंगे बहुफलों का कुछ बेसिक। और बहुफलक क्या होते हैं, बहुफलकों को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ठोस हैं उसमें हमारे पास कुछ नाम आते हैं। क्या क्या नाम आते हैं, पहले हमारे पास नाम आता है फलक, दूसरा नाम हमारे पास आता है किनारे और तीसरा नाम हमारे पास आता है शीर्ष। अब ये क्या होते हैं, पहले हमें इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। फलक को हम लिखते हैं F से, किनारों को हम लिखते हैं V से और जो शीर्ष हैं उसे हम लिखते हैं E। किनारों को E से और शीर्ष हैं उनको हम लिखते हैं V से। ये हमारे पास नाम है इनके। अब फलक क्या होते हैं, कोई भी अगर हमारे पास ठोस है उस ठोस के अंदर जो उसका एक पृष्ठ बनता है, समतलीय पृष्ठ, उसे हम क्या कहेंगे, उस ठोस का एक फलक कहेंगे। जैसे हमारे पास कमरा है, कमरे के जो एक दीवार है वो क्या है, उसका एक फलक है। उसके बाद में दूसरा हमने नाम जैसे पढ़ा किनारे। तो किनारे क्या होते हैं, किनारे हमारे पास जहाँ पे 2
फलक मिलते हैं, वो जो रेखाखंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? किनारे कहते हैं। तो फलकों के मिलने से जो रेखाखंड बनता है उसे हम क्या कहेंगे? किनारे। उसके बाद में हमारे पास है शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष हमारे पास होते हैं जहां पर किनारे मिलते हैं, जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा किनारे मिलेंगे वहां पे हमारे पास क्या बनेगा? शीर्ष बनेगा। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, हमने लिया एक घन का उदाहरण। अब ये हमारे पास क्या है? एक घन है, और इस घन में जो इसके पृष्ठ हैं वो सारे क्या हैं? इसके फलक हैं। तो हमारे पास ये इसके सामने वाला फलक है, ये साइड वाले फलक हैं, वो पीछे वाला फलक है, ऊपर वाला फलक है और नीचे वाला फलक है। ये पृष्ठ इसके क्या होते हैं? ये होते हैं इसके फलक। उसके बाद में किनारे। किनारे क्या होते हैं? जहाँ पे दो जो पृष्ठ हैं वो मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? किनारे। ये जो रेखाखंड खींचे गए हैं ये सारे क्या हैं? इसके किनारे हैं। शीर्ष क्या होते हैं? जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा किनारे मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? शीर्ष। तो ये सारे क्या हैं? हमारे पास शीर्ष है। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। तो ये हमारे पास क्या हैं? शीर्ष हैं। अब बहुफलक क्या होता है? बहुफलक हम उसे कहते हैं जो बहुभुजों से मिलकर के बनता है। बहुभुजों से मिलकर बनने वाले ठोस को हम क्या कहते हैं? बहुफलक या बहुफलकी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा बहुफलक की? बहुफलक क्या होता है? बहुभुजों से मिलकर बने ठोस को बहुफलक या बहुफलकी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? बहुफलक या बहुफलकी क्या होगा? जो सिर्फ बहुभुजों से मिलकर के बना हुआ हो। जैसे हमारे पास हैं घन है, गनाभ हैं, ये सारे क्या हैं? बहुफलक हैं, क्योंकि ये क्या बने हुए हैं? बहुभुजों से मिलकर के बने हुए हैं। क्या हमारे पास एक बेलन बहुफलक है? बेलन बहुफलक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुभुज नहीं होता। एक गोला बहुफलक है क्या? गोला भी बहुफलक नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुभुज नहीं होता। तो जिसमें बहुभुजों से मिलकर के कोई ठोस बनता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुफलक या बहुफलकी ठोस कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो इसमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है किसके बारे में? उत्तल बहुफलक के बारे में। कौन सा बहुफलक? उत्तल बहुफलक। उत्तल बहुफलक क्या होता है? हमने पढ़ा था उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या था? उत्तल बहुभुज वो बहुभुज होते थे जिसका अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता, और जहाँ पे 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है वो क्या हो जाता था? अवतल बहुभुज हो जाता था। यहाँ पे हमारे पास जो उत्तल बहुफलक हैं, उत्तल बहुफलक किसको बोलेंगे? ऐसा बहुफलक जो सिर्फ उत्तल बहुभुजों से मिलकर के बना हो। तो क्या होगा? ऐसा बहुफलक जो सिर्फ उत्तल बहुभुजों से मिलकर के बना हो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुफलक कहेंगे। और जो उत्तल बहुभुजों से मिलकर के नहीं बना है, अवतल बहुभुजों से मिलकर के बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल बहुफलक कहेंगे। उसके बाद में हमें पढ़ना है सम बहुफलक के बारे में। सम बहुफलक क्या होता है? सम बहुफलक, ये सम बहुफलक होता है ऐसा बहुफलक जो सम बहुभुजों से मिलकर के बना हो। तो ऐसा बहुफलक जो सम बहुभुजों से मिलकर के बना हो वो क्या कहलाएगा? सम बहुफलक कहलाएगा। जैसे हमारे पास है घन, ये क्या है? सम बहुफलक है, क्योंकि इसके सारे किनारे क्या हैं? बराबर हैं, और ये सम बहुभुजों से मिलकर के बना है। उसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। तो प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं? प्रिज्म हमारे पास क्या होगा? प्रिज्म हमारे पास एक ऐसी आकृति है जिसका ऊपरी और निचला जो सिरा है
वो हमारे पास सर्वांग सम बहुभुज होते हैं। तो क्या लिखेंगे प्रिज्म के बारे में? प्रिज्म क्या होता है? ऐसा बहुफलक जिसका ऊपरी और निचला सिरा या निचला फलक सर्वांग सम बहुभुज होते हैं। तो क्या होना चाहिए? ऊपरी और निचला सिरा क्या होगा? सर्वांग सम बहुभुज होगा, और बाकी फलक तथा अन्य फलक कैसे होते हैं? अन्य फलक होते हैं समचतुर्भुजाकार, समांतर चतुर्भुजाकार। अन्य फलक समांतर चतुर्भुजाकार होते हैं। तो इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारे पास एक प्रिज्म का उदाहरण है। जैसे ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, क्योंकि इसके दोनों सिरे क्या हैं? त्रिभुज के आकार के हैं। तो इन्हें हम अगर मिला दें शीर्षों को, तो ये क्या बन गया? एक प्रिज्म बन गया, जिसका ऊपरी और निचला सिरा ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। बाकी जो इसके फलक हैं वो क्या हैं? समांतर चतुर्भुजाकार हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। उसके बाद में है हमारे पास पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड हमारे पास कैसी आकृति है जिसमें हमारे पास जिसका आधार कितनी भी भुजाओं से मिलकर के बना होता है, एक बहुभुज होगा, और बाकी जो फलक हैं वो होते हैं त्रिभुज के आकार के। तो क्या होगा पिरामिड? ऐसा बहुफलक जिसका आधार एक बहुभुज होता है तथा अन्य फलक त्रिभुजाकार होते हैं, जो एक शीर्ष पर मिलते हैं। तो क्या होगा? ऐसा बहुफलक जिसका आधार एक बहुभुज के आकार का होता है और बाकी जो फलक हैं वो त्रिभुज के आकार के होते हैं और वो एक शीर्ष पर जाकर के मिलते हैं। तो ऐसी आकृति के लिए हम कुछ ये डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बहुभुज है और इसके लिए अगर हम पिरामिड बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो हमारे पास अगर देखें तो इसका जो आधार है वो बहुभुज का है और बाकी जो फलक हैं इसके वो त्रिभुज के आकार के हैं और एक शीर्ष पर जाकर के मिल रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे। अब ये जो हमारे पास बेसिक हमने किया है इसके आधार पर हम 10.3 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो 10.3 प्रश्नावली का पहला हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले एक सूत्र है जिसे हमें याद रखना है और उसका नाम है आयलर सूत्र। तो हमारे पास है आयलर सूत्र। आयलर सूत्र क्या है? आयलर सूत्र है बहुफलक के जो शीर्ष, किनारे और फलक हैं उनमें संबंध। क्या होता है आयलर सूत्र? F प्लस वी बराबर होता है E प्लस 2, यानी कि फलक और शीर्षों की संख्या को अगर हम जोड़ें तो वो जो किनारे हैं उनकी संख्या में 2 जोड़ने के बराबर होता है। ये हमारे पास है आयलर सूत्र। इस सूत्र के आधार पर भी हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न इसने दिया है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, क्या किसी बहुफलक के
फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं, फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो नीचे हमें जो फलक दिए हैं उसके अनुसार कोई बहुफलक बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो पहला दिया है 3 त्रिभुज, तो क्या 3 त्रिभुज से कोई बहुफलक बन सकता है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो बहुफलक है उसमें कम से कम 4 फलक होंगे। 4 से कम फलक हो ही नहीं सकते, 4 से ज़्यादा होंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नहीं। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या दिया है? इसने दिया है हमें 4 त्रिभुज, ये हो सकता है, 4 त्रिभुज हों तो ये हमारे पास संभव है। उसके बाद में तीसरा हमें दिया है, इसने क्या दिया है? 1 वर्ग तथा 4 त्रिभुज, 1 वर्ग तथा 4 त्रिभुज ये भी हो सकता है। इसका आंसर भी क्या है? हाँ। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न था वो हल हो गया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है? प्रश्न नंबर 2, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो, तो ये संभव हो सकता है, लेकिन कम से कम कितने फलक चाहिए? 4 फलक चाहिए। तो लिख देंगे हाँ, 4 या 4 से अधिक फलकों के लिए। दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म हैं? तो हमें आकृति दी है, उसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से प्रिज्म हैं। तो हमारे पास जो आकृतियाँ दी हैं उसमें देखो, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास जो डायग्राम है। पहली जो आकृति दी है वो एक कील की आकृति दी है। तो कील में हमारे पास प्रिज्म के लिए हमने क्या नियम पढ़ा था कि इसका जो ऊपरी और निचला सिरा है वो क्या होना चाहिए? हमारे पास एक सर्वांगसम बहुभुज होने चाहिए। तो सर्वांगसम बहुभुज के लिए एक बिंदु है, एक इसमें वर्ताकार है, तो ये नहीं हो सकता। तो पहला नहीं है। दूसरे में हमें दी हुई है बिना छिली हुई पेंसिल। तो बिना छिली हुई पेंसिल का अगर हम ऊपर और नीचे वाला फलक देखें तो सर्वांगसम बहुभुज है, तो ये क्या है? हमारे पास एक प्रिज्म बनेगा। तो दूसरा हमारा प्रिज्म बन जाएगा। तीसरा हमें दिया है जो कागजों पर रखने का एक बार है, ये हमारे पास पिरामिड दिया है, ये प्रिज्म नहीं है। उसके बाद जो बॉक्स है चौथा पार्ट, ये हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर और नीचे का जो सिरा है वो सर्वांगसम बहुभुज है, तो ये भी संभव है। तो हमारा जो इसमें दूसरा और चौथा पार्ट है वो संभव है, बाकी दोनों संभव नहीं है। उसके बाद में चौथा प्रश्न दिया है, प्रिज्म तथा बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? तो प्रश्न नंबर 4 हम लिखेंगे पहले। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है? प्रिज्म तथा बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? तो हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, इसका पहला पार्ट, प्रिज्म तथा बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? तो किस प्रकार ये एक जैसे हैं? तो हमारे पास प्रिज्म जो होता है उसमें जो ऊपरी और निचला फलक होता है वो एक बहुभुज होता है। अगर उसमें भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास एक क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे
प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएं तो वह एक बेलन बन जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट इसने पूछा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो ये भी इसी तरह से है, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो इसमें भी पिरामिड हमें पता है कि नीचे वाला एक बहुभुज होता है आधार, उसका आधार में भुजाएं बढ़ाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर वह शंकु बन जाएगा। या बढ़ाते जाएं तो वह शंकु बन जाएगा। तो हमारा चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। पांचवा प्रश्न दिया है, क्या एक वर्ग प्रिज्म एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वर्ग प्रिज्म हमें ये बताना है कि वर्ग प्रिज्म जो बनेगा वो एक घन ही हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो ये घनाभ भी हो सकता है। तो आंसर क्या है इसमें, पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो हमारे पास कहा है इसने एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं। तो हम लिखेंगे एक वर्ग प्रिज्म, यहां पे लिख देंगे नहीं, एक वर्ग प्रिज्म एक घनाभ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पांचवा आंसर हो गया। छठे प्रश्न में हमें दिया है इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो हमें कुछ ठोस दिए गए हैं, उन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन करना है। तो पहले हम प्रश्न लिखेंगे और उसके लिए हम सत्यापन करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, ठोस क्या दिया हुआ है, ठोस दिया है पहला में कुछ इस तरह की आकृति, इन्हें हम मिला देंगे। इसके बाद ये हमें आकृति दी है। इस आकृति में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फलक कितने हैं, फलक हैं इसमें 7। कितने फलक हैं, फलकों की संख्या है इसमें 7। उसके बाद में किनारे इसमें कितने हैं, किनारे हैं इसमें 15। और जो हमारे पास इसमें शीर्ष हैं वो शीर्ष कितने हैं, शीर्ष हैं इसमें हमारे पास 10। यानी कि फलक है हमारे पास F की संख्या, किनारे हैं E की संख्या और शीर्ष हैं हमारे पास V की संख्या। तो हमारे पास क्या बनेगा सूत्र, आयलर सूत्र क्या होता है, आयलर सूत्र
ये हमारे पास होता है f प्लस वी बराबर e प्लस 2। यहाँ से f का मान कितना है 7 प्लस v का मान कितना है 10, e का मान कितना है 15 और 2, 7 और 10 17, इधर भी हमारे पास क्या आ गया 17, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये सत्य है। तो हमारा ये जो ठोस बनाया है ये क्या है, सही है। फिर हमारे पास दूसरा जो पॉइंट दिया है, दूसरे पॉइंट में हमें पहले घन बना करके दिया गया है, तो हम पहले घन बना लेंगे और उसके ऊपर इसने बनाया है पिरामिड। इसके ऊपर इसने पिरामिड बनाया है, तो इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे इन बिंदुओं के साथ। कुछ इस तरह की आकृति है। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास इसमें फलक कितने हैं, इसमें फलक हैं हमारे पास 9, क्योंकि इसमें 5 तो फलक इस घन के अंदर रह गए, एक फलक इसका दब गया, ऊपर 4 हैं तो फलक कितने हो गए 9। उसके बाद हमारे पास किनारों की संख्या कितनी है, किनारों की संख्या अगर हम गिने इसमें तो 4 तो ऊपर हैं और 4 ये हमारे पास हैं, कितने हो गए 8 और 4 खड़ी लाइनें हैं, कितने हो गए 12 और 4 नीचे हैं, किनारे कितने हो गए हमारे पास 16। उसके बाद हमारे पास शीर्ष कितने हैं, शीर्ष एक ऊपर हैं, 4 ये शीर्ष हैं और 4 नीचे वाले शीर्ष हैं, कितने हो जाएंगे 9। यहाँ से हमारे पास जो सूत्र हैं आयलर सूत्र वो लगाएंगे, क्या बनेगा आयलर सूत्र क्या होता है, f प्लस वी बराबर e प्लस 2। f का मान कितना है 9, v का मान भी है 9 और e का मान 16 है, 2 जोड़ देंगे 18 और बराबर में हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा जो डायग्राम है वो सही है और इसके लिए आयलर सूत्र क्या है, सत्य है। तो हमारा छठा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे और 7वें प्रश्न में हमें फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और जो किनारों की संख्या है उनके बीच में कुछ मान दिए हुए हैं और एक मान हमें इसमें से ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर 7 है वो दिया है हमें आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो ये सारणी है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तो ये सारणी में हमें फलक दिया है, पहले पार्ट में फलक हैं हमारे पास जो ज्ञात करने हैं। इसमें शीर्षों की संख्या है हमारे पास 6, शीर्षों की संख्या है 6 और किनारे इसमें हैं 12। अब इसमें से आयलर सूत्र क्या होता है, आयलर सूत्र बनेगा हमारे पास f प्लस वी बराबर e प्लस 2। f का मान हमें ज्ञात करना है, v का मान है 6, e का मान है 12 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2। f प्लस 6 बराबर 14, 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 14 में से 6 घटेंगे कितने आ जाएंगे 8। तो फलकों की संख्या कितनी आ गई इसमें 8। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है, दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, फलकों की संख्या है 5, इसमें f है हमारे पास 5, जो हमारे पास शीर्ष हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है और जो किनारे हैं वो हैं हमारे पास 9, किनारे 9 हैं। तो इसके लिए आयलर सूत्र लगाएंगे। आयलर सूत्र क्या बनेगा, f प्लस वी बराबर e प्लस 2। f का मान कितना है 5 प्लस v का मान हमें ज्ञात करना है, e का मान है 9 प्लस हमारे पास है 2। तो क्या बनेगा 5 प्लस v बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 और 2 11, 5 प्लस के दूसरी साइड जाकर के माइनस के हो जाएंगे। v का मान कितना आ गया हमारे पास 6। दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हमें इसका तीसरा पार्ट हल करना है। तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है फलक हैं 20, शीर्ष है इसमें 12
और किनारे हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास f प्लस वी बराबर e प्लस 2 आयलर सूत्र लग जाएगा। f का मान है 20, v का मान है 12 और e का मान हमें ज्ञात करना है प्लस में 2। कितने आ जाएंगे 32 बराबर e प्लस 2, 2 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो e का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 32 में से 2 घटेंगे 30। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न जो हमें दिया है वो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, क्या किसी बहुफलक के, प्रश्न नंबर 8, क्या किसी बहुफलक के दस फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं, और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि कोई बहुफलक है, उसमें 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो फलकों की संख्या हमें दी है 10, किनारों की संख्या दी है इसने 20 और जो हमारे पास शीर्ष हैं उनकी संख्या दी है इसने 15। तो हम पहले f प्लस वी करके देखेंगे। f प्लस वी कितना आएगा, 10 प्लस 15 बराबर कितने हो जाएंगे 25। फिर हम e प्लस 2 करके देखेंगे। e का मान है 20 प्लस 2 कितने होंगे 22। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो नहीं बराबर आ रहे हैं। f प्लस वी बराबर नहीं है e प्लस 2 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलक संभव नहीं है। तो यह फलक संभव नहीं है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो ये 10वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।